एक लड़की जो स्वभाव से काफ़ी शांत है, एक लड़की जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है। जब भी कोई सोशल गैदरिंग होती है तो उसे डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। उसे लगता है कि वो लोगों से थोड़ी अलग है, उसे बातचीत करने में, इंटरैक्शन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि किसी तरह कोई बात शुरू करे, लेकिन एक डर, सिर्फ इस बात को सोचने पर उसे डर लगने लगता है कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ने लगे। जब भी वो सोचती है कि वो अपनी बात 10 लोगों के सामने रखे तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, हाथ में पसीने आने लगते हैं। अगर ये बात सुनकर, ये कहानी सुनकर आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबल फील हो रहा है तो शायद आज का ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और वीएनएम टीवी के मेंटल डाइट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेंटल डाइट के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कई इश्यूज़ के बारे में और कुछ ऐसे सुझाव आप तक पहुंचाएंगे जो आपको मदद करेंगे। और इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे खुद शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट के साथ। आज हमारे मेंटल डाइट के पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंसूर जमशेद, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ थेरेपी कैफ़े नाम का एक कैफ़े भी चलाते हैं। धीरे धीरे करके और भी बताएंगे उनके बारे में, लेकिन फ़िलहाल शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को, आज के इस टॉक शो को। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ये जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, कोई एक कॉन्सिडेंट नहीं है जो सभी को फील करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो वाक़या है ये कई बार सीरियस हो जाता है। तो इसके बारे में और भी अच्छे से और भी गहराई से जानेंगे मंसूर जमशेद से। सबसे पहले, क्योंकि ये पहला एपिसोड है मेंटल डाइट का, तो पहले मेंटल हेल्थ क्या होती है और क्यों इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके बारे में शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए प्लीज़। सो थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम समझते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी होती है। सबसे पहले आपका स्केड्यूल से हम शुरू करते हैं। बहुत आसान है कि आपके स्केड्यूल में आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपका मेंटल वेलबींग, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एप्टाइट, आप बराबर खाना खा रहे हैं कि नहीं, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं कि नहीं, फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा टाइम गुजार रहे हैं कि नहीं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से आपका मेंटल हेल्थ शेप अप करती है। बट इसके अंदर हम इमोशनल वेलबींग और साथ में आपका सोशल वेलबींग के बारे में भी बात करते हैं। तो दिस इज़ अ रेसिपी समवेयर ऑफ मेंटल वेलबींग। एंड जैसे मैम ने बताया कि बेसिकली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आपका एवरेज जो कंसर्न होता है, एंग्जाइटी रहती है, उससे थोड़ा सा अलग है। एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम में तकरीबन 9 डिसऑर्डर्स है, उसमें से एक डिसऑर्डर सोशल एंग्जाइटी का भी है। इसको हम सोशल फोबिया भी बोलते हैं। जनरली ये देखा गया है कि बहुत स्पेसिफिक सोशल सिनेरियोज़ में होता है ये। तो जैसे कहीं पे भी चिंता नहीं हो रही है, बट आप सोशल सिचुएशन में जा गए जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली एक या एक से ज़्यादा सिचुएशंस में आपको चिंता हो रही है और बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है जो एवरेज चिंता में नहीं आ सकता, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी महीनों से हो रही है। ये स्पेशली तब देखा जाता है जब बेसिकली आपको कोई एक चीज़ के लिए परफॉर्म करना हो किसी के सामने, या फिर आपको लगता है कि कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये 2-3 चीज़ों में खासकर आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। जब आपको किसी से बात करना हो कोई एक टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका एंग्जाइटी बढ़ जाता है। तो ये इसका एक ख़ास फीचर है। बट उसके अलावा भी कुछ फीचर्स है जो एसेंशियल फीचर्स के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके एंग्जाइटी फीचर्स सामने वाले को दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको और एम्बैरेसमेंट या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप ह्यूमिलेट होंगे और सामने वाला आपको जज करेगा। तो ये दूसरा उसका फ़ीचर है। तीसरा फीचर ये है कि आप जो भी परिस्थितियाँ जहाँ पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या फिर एंग्जाइटी आपको फ़ील हो सकती है, सोशल परिस्थितियाँ, वो आप परसिस्टेंटली अवॉइड करते हो। मतलब आप पूरी कोशिश करते हो कि आप उसको अवॉइड करो। अगर आपको जाना भी पड़ता है सोशल परिस्थितियों में, तो आप बहुत मुश्किल से जाते हो और आपको एंड्योर करना, वो परिस्थिति से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका तीसरा फ़ीचर है। और आखिरी फ़ीचर कहीं ना कहीं हम ये बात कर रहे हैं कि छोटे समय के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं हुआ, ये काफ़ी महीनों तक रहता है। तो ये परसिस्टेंट है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एवरीडे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। जैसे आपका, अगर आप पढ़ रहे हो तो एज अ स्टूडेंट आपके एकेडमिक्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, तो आपका जॉब का जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट हो रहा है। बट आपके एवरीडे फंक्शनिंग भी इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि लोगों से बात करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेली लाइफ। तो ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कहीं देखे जाते हैं।
आपने बहुत अच्छे से इसे साइकोलॉजी के टर्म में और साथ साथ उस भाषा में समझाया है जिससे कि लोगों को आसानी से इसके बारे में पता चले। अब मेरा सवाल ये था कि जो आपने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स कई बार लोगों को नज़र तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि शायद ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू मुझे हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने समझाया तो वो समझ जाएंगे। पर मेरा ये सवाल था कि क्या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हमें बचपन से ये डिसऑर्डर होता है या किसी वजह से इससे हमें सामना करना पड़ता है? इसका कॉज क्या होता है? साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि एडोलेसेंस इज़ द बेसिकली द मोस्ट वनरेबल टाइम जहाँ पे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। आप मान के चल सकते हैं कि तकरीबन 12 साल से 20 साल के जो व्यक्ति हैं उनको ज़्यादातर ये एक्सपीरियंसेस सोशल एंजाइटी के हिसाब से होते हैं। बट वहाँ पे भी अगर सोशल एंजाइटी नई परिस्थितियों में नए लोगों के साथ हो रहा है और वो अपने आप ठीक होने लगता है फेमिलैरिटी के साथ, तो सोशल एंजाइटी में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट वो परसिस्टेंटली रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन और वो व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हम सोशल एंजाइटी की तरफ जा सकते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे करके हम फेमिलियर हो जाते हैं और ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि शुरू में हमें इंटरेक्शन में हर किसी से दिक्कत होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो या आपको इस तरह का कोई डिसऑर्डर हो। कई बार ऐसा होता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम शाय हैं, या ये हमारा नेचर है कि हम क्वाइट पर्सन हैं। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शाय लोग होते हैं, उनसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, वो भी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शाय हैं, बट उनका जो ओरेटरी स्किल्स है और जब वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो दे डू अ वंडरफुल जॉब। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो शाय लोग हैं वो एक्चुअली में सोशल एंजाइटी उनको है। बट मैं एक चीज़ के ऊपर एग्री करना चाहूँगा, थोड़ा सटल एक कनेक्शन है कि जो लोग शाय है और वो अपना शाइनेस इस तरीके से एक्चुअली में इम्पैक्ट करता है उनके पर्सनालिटी को, तो वहाँ पे सोशल एंजाइटी के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। तो दैट आई एग्री विद, बट ऐसा ज़रूरी नहीं जो शाय लोग हैं उनको सोशल एंजाइटी हो। कई बार इस शाइनेस की वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो जाती हैं, क्योंकि वो जो बोलना चाहते हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, वो परफॉर्मेंस को नहीं दे पाते। और वहाँ पर अगर आपको सोशल एंजाइटी है तो शायद ये और भी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। कई सारे सवाल मन में उठते हैं कि कई बार आपके पास थेरेपी के पैसे नहीं होते हैं, कई बार साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग करवाने के लिए या तो वक्त नहीं होता है या तो पैसे नहीं होते हैं। और कई लोगों में ये झिझक भी होती है कि हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की। ये एक मिथ सब लोगों के मन में होता है। इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि साइकोलॉजिस्ट तक जाना, उनसे कांटेक्ट करना कोई शर्म की बात नहीं है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं या कोई भी अलग दिक्कत है, तो वो कैसे इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं खुद से, अपने आप की लाइफ स्टाइल चेंजेस करके। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कोविड के बाद सभी ने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, और अभी भी उसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, और उसके अंदर एक जो है वो अफोर्डेबिलिटी और स्टिग्मा को मैनेज करना भी है। तो कई बार मैंने देखा है कि बहुत हेजिटेशन के साथ लोग आते हैं क्योंकि दे रियलाइज़ कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू उनके एवरेज एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो वो रियलाइजेशन है, और आई थिंक सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा योगदान है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं वहाँ से भी निकल के आया है कि वाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। सेलिब्रिटीज़ ने काफ़ी बात किया है इस बारे में, बट एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी अभी भी एक चैलेंज है इंडिया में। तो कैसे ये सर्विसेज ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाए, आई थिंक द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी एल्स इन द सोसाइटी इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। सो बट उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसके ऊपर काम होगा। एक जो चीज़ शायद आ सकती है वो इंश्योरेंस आ सकता है। इंडिया में जैसे इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं रहा है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, तो दिस इज़ वन थिंग दैट प्रॉब्ली इन द कमिंग ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हमें किसी बात को लेकर अगर हमारा मूड ख़राब है, गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस फील हो रहा है, तो हमारी जो आदतें होती हैं उन आदतों को हम इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उन स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। जैसे कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने आर्ट को इस्तेमाल करते हैं, स्केच करना या किसी भी अलग आदत से, किसी भी अलग तरीके से वो अपने स्ट्रेस को, अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस तरह की दौर से गुजरते हैं जहाँ पर उन्हें इस तरह की एंजाइटी फील होती हो या कंफर्टेबल ना लगता हो? तो कोई भी बुक या कोई गाना या कुछ भी जो आप रिकमेंड करना चाहें। आई थिंक हमारे एवरीडे के जो स्केड्यूल भी रहता है हमारा, तो वहाँ पे जितना लाइफ हमारा बिज़ी हो गया है, तो उसके बाद हम ये मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग
बहुत ज़्यादा फ़न चीज़ों के साथ जो उनको पसंद है, उसका टाइम बहुत श्रिंक हुआ है और ख़ासकर ये बच्चों के साथ भी हुआ है। उनके ट्यूशन्स इतने रहते हैं, साथ में अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पर एडल्ट्स के साथ भी कहीं न कहीं ऑफ़िस का वर्क भी शायद ऑफ़िस के आवर्स भी के बाद भी चलता है। तो अभी के समय में आई थिंक बैलेंस करने के लिए लाइफ जैसे उनको जो अच्छा लगता हो, और वो अलग अलग चीज़ें रह सकती है। कुछ लोगों को गाना पसंद हो सकता है, बट एट द सेम टाइम सम पीपल एक्चुअली एसोसिएट विद जैसे साइकिलिंग जाना है ना, या फिर कोई और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, कोई फैमिली टाइम थोड़ा सा निकालना है। आई थिंक वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें एवरी डे देता है। और मुझे लगता है कि आप वो रियलाइज़ भी करोगे, जैसे आपने शायद एक हफ़्ता बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाला अपने लिए, जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए नहीं निकाला, तो आपको एकदम इम्पैक्ट दिखता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। आप थकान ज़्यादा महसूस करोगे, शायद काम करने का इतना मन नहीं रहेगा, और साथ में एनर्जी भी फील नहीं होगी, क्योंकि मन कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं सिर्फ काम के साथ एसोसिएट कर रहा है। वो भी एक अच्छी फीलिंग होती है, बट वो शायद सिर्फ एक अकेली फीलिंग नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं। तो शायद फन एक्टिविटीज़ फ्रॉम एवरी डे, मतलब डे टू डे लाइफ, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लुकिंग इनटू इट। जब हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर बनाती है, जब हमें फ़िज़िकली कुछ तकलीफ़ होती है, उसे भी नज़रअंदाज करना काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर एक बीमारी या एक तकलीफ़ हमें बार बार हो रही है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इतनी बड़ी साबित हो जाती है कि लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो मेंटल हेल्थ भी कोई अलग बात तो नहीं है, ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह की कोई इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं तो उसे इग्नोर ना करिए। अब ये भी हम जान लेते हैं कि क्या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक टाइम पर डेंजर साबित हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। सो जैसे आप जानते हैं कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक क्रॉनिक नेचर का होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ महीनों तक आपके साथ रहेगा, शायद उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप प्रोफेशनल हेल्प जल्दी नहीं ले रहे हैं तो आपके एवरीडे लाइफ को ज़रूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। बट इसके पीछे का जो पिक्चर है वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि जो व्यक्ति सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं गुजरता है, उसको एक सेंस ऑफ आइसोलेशन, सेंस ऑफ लोनलीनेस, और जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो आसपास बन सकते हैं वो नहीं बन पाते। यहाँ तक कि आपको अगर बाहर भी जाना है तो आपको अवेयर रहना पड़ता है कि कोई इवेंट, फैमिली इवेंट के लिए जा रहे हो, कोई आपका ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत रिजर्वेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, या फिर आप अवॉइड कर देते हो। इसके अलावा आपके जो ऑफिस में जो प्रमोशंस भी है, या फिर कॉलेज में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना आपका काफ़ी मन भी है, बट वो एक पॉसिबिलिटी लगती ही नहीं है, क्योंकि जब आप जाते हो ये सारी चीज़ों के लिए तो आपको बहुत इंटेंस एंग्जाइटी लगती है, और इसलिए आप अवॉइड करना चाहते हो। तो बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी है इसके अंदर, और मुझे लगता है कि व्यक्ति का जो पोटेंशियल है ये पूरी चीज़ों में वो निकल के नहीं आता, तो डेफिनेटली ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है। आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया है और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि मैंने आपसे ये सवाल ज़रूर किया था कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं इस डिसऑर्डर से खुद को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन क्या इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, क्या इसके लिए साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचना ज़रूरी होता है? इसके बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए कि क्या इससे खुद आप अपने आप को हील कर सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? जैसे आप जानते हैं कि साइंटिफिक लिटरेचर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो जो साइकेट्री की जो फील्ड है और क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो फील्ड है, आई थिंक दे हैव लुक्ड इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टडीज़, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एडवांसेस भी कहीं निकल के आते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ निकल के आती है कि हमारा जो गो टू रिस्पॉन्स है कोई भी एंग्जाइटी के लिए, सोशल एंग्जाइटी के लिए भी, अवॉइडेंस का रहता है। तो अगर व्यक्ति अगर परसिस्टेंटली कोई चीज़ को अवॉइड करेगा तो एंग्जाइटी उसको शायद 6 महीने बाद भी इतनी ही लगेगी, 1 साल बाद भी इतना लगेगी। बट आपको सोशल सिनेरियोज़ में जाना बहुत ज़रूरी है, इसको हम एक्सपोजर थेरेपी भी बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम आपके हार्मोनल और न्यूरोट्रांसमीटर्स के हिसाब से जो इम्पैक्ट रहता है, वहाँ पे साइकेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है जहाँ पे वो प्ले करता है। मेरा ये मानना है कि जो बेसिकली आपका मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों साथ में चलेगा तो इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और कहीं ना कहीं आपके जो भी चीज़ें हैं जो शायद बहुत टाइम से आप अवॉइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा, और साथ में आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर सोशल स्किल्स भी है। तो कई लोग जो झिझकते हैं सोशल सिचुएशंस में, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या फिर अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा, तो वो सोशल स्किल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो थेरेपी में कवर होता है। तो ये सारी कंपोनेंट्स एक साथ आके आई थिंक आपके लिए एक बेटर पाथवे जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए बन सकता है। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा इस दुनिया में जिसकी आंखों में कोई सपना ना हो। हर इंसान अपने आप को एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहता है,
जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में वो काम करता है, उसमें अपने आप को ऊपर बढ़ते देखना चाहता है, अपने ग्रोथ को देखना चाहता है। लेकिन जब हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है कि जब हमें ये झिझक होने लगे कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे में एबिलिटी बहुत सारी हैं, ताकत भी बहुत सारी है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस झिझक की वजह से कि कहीं मजाक ना उड़ जाए, कहीं मेरी बातों को कोई गलत ना समझ ले, कोई बुरा ना मान जाए, जैसा इन्होंने अभी कहा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रुक जाना, कहीं ना कहीं इससे हमारा ही नुकसान है। इसी के चलते आज हमने आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जानकारी पहुंचाई, क्योंकि हर प्रोफेशन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिल जाएगा जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी है अपने बॉस के सामने, और ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। पीपीटी आपने पूरी तैयार कर ली है, हर तरह की तैयारी आपने कर ली है, लेकिन जब बारी आती है अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने बताने की, तब इस वजह से कि आप झिझक रहे हैं, आपसे बात ठीक से हो नहीं पा रही है, उस वजह से आपके बॉस के सामने आपका नाम खराब हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन से आप नहीं गुजरना चाहते हैं तो जो मंसूर जमशेद ने आपसे कहा है उन चीज़ों को फॉलो करिए, अपने आप पर वर्क करिए, अपने आप पर काम करिए और लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस आपको लाने हैं वो लाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे आपके बस की अब ये बात नहीं रही, शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले और आप जो सपने देख रहे हैं उन्हें पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जमशेद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक जो ये जानकारियाँ हैं इसे पहुँचाने के लिए। फ़िलहाल मेंटल डाइट के पहले एपिसोड में आपको हमने जानकारी पहुँचाई सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। इसी तरह के और भी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, जो आपके सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेकर हम फिर लौटेंगे, फिर आप तक ये सारी जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ।